आपको मालूम है कि हमारी रेगुलर मंथली प्रेस ब्रीफिंग है और इस बार हमेशा जो है फर्स्ट सैटरडे महीने के पहले सैटरडे होती थी, लेकिन ये ड्यू टू सर्टेन रीजंस वी आर होल्डिंग इट ऑन वेडनेसडे एंड टाइमिंग्स हैव आल्सो चेंज फ्रॉम 11:30 to 2:25. It is only for today. It is only for today. Due to some reasons it was changed, timing and day etc. और तो आज जो है इस वक्त जो बहुत अहम टॉपिक्स हैं, डिस्कशंस पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, उस पर जो है हमारे जो जिम्मेदारान आपको ब्रीफ करेंगे। वो जो टॉपिक्स हैं उनमें एक विमेंस रिजर्वेशन बिल जिसको कि पार्लियामेंट ने पास किया और उस पर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी अपनी मुहर लगा दी है, वो है। और दूसरा जो है कि अभी पार्लियामेंट में जिस तरह के लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया एक एमपी के खिलाफ और रूलिंग पार्टी के एमपी ने जिस तरह के वहाँ पर अपने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की, ये इस पर भी जो है हमारे जिम्मेदारान आपसे गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। और उसके अलावा जो मोब लिंचिंग के केसेस हैं, दिल्ली जैसे शहर में किसी को पीट के मार डाला गया एंड सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये एक इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और अभी जो रिसेंटली बिहार में हुआ कास्ट सर्वे, उसका जो रिजल्ट आया है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको ब्रीफ किया जाएगा। और दूसरा जो है कि कल से जो जर्नलिस्टों के ऑफिसर्स पर घरों पर जो रेड हुई है और जैसे न्यूज़ क्लिक के ऑफिस पे सील कर दिया गया और 2 जर्नलिस्टों को गिरफ्तार किया गया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी जो आपको ब्रीफ किया जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब से कि वो आपको इन इशू पर ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी पत्रकार साथियों, बहनों और भाइयों को और जमात इस्लामी हिंद की आज की इस मंथली प्रेस मीट में हम वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि बताया गया है, 5 इश्यूज़ हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ख़ास तौर से चुने हैं और उनमें एक अहम इशू, सारे अहम इशू हैं। बिहार में एक कास्ट सर्वे किया गया बिहार गवर्नमेंट की तरफ से और उसकी रिपोर्ट पब्लिक की गई है और उस पर अब सियासी हलकों में बहस भी छिड़ गई है। जमात इस्लामी हिंद का ये मानना है कि ये जो कास्ट सर्वे हुआ है ये बहुत ज़रूरी था, ये जानने के लिए कि हमारे मुल्क में किन किन ग्रुप्स की क्या पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है, शेयर है, और उसके मुताबिक उनको जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं और दूसरी सहूलियात हैं उनमें जो शेयर या रिजर्वेशन मिला हुआ है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। और दूसरा ये कि जो हमारे मुख्तलिफ वेलफेयर की स्कीम्स बनती हैं, प्लान्स बनते हैं, उनको भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि ये जाना जाए कि कास्ट के बेसिस पर लोगों का कंपोजिशन क्या है और क्या लोगों का रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक हो रहा है, लोगों को जो फ़ायदे पहुंचने चाहिए वो उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक पहुंच रहे हैं या नहीं। तो बिहार गवर्नमेंट ने जो सर्वे किया है उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपको मालूम है कि टोटल 63% बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड, ओबीसी एंड पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये 2 वर्गों का जो डाटा सामने आया है उसमें पिछड़ा वर्ग 27.12% है और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है वो 36.01 है। ये दोनों मिलाकर टोटल बैकवर्ड पॉपुलेशन 63% होता है। मंडल कमीशन ने जो
पूरे मुल्क में बैकवर्ड्स की स्ट्रेंथ को माना था उस वक्त, वो 52% माना था और उसके बेस पर वो आगे बढ़े थे। इसमें अगर एससी और एसटी की जो डिटेल्स हैं, वो बिहार में एसटी बहुत कम है, 1.68%। झारखंड बनने के बाद ट्राइबल्स जो हैं उसका बड़ा हिस्सा झारखंड में चला गया, तो वहाँ एसटी सिर्फ 1.68% है और शेड्यूल कास्ट 19.65% है। तो अगर हम बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को मिलाते हैं तो ये टोटल जो पॉपुलेशन का परसेंटेज बनता है वो 84.48% होता है। यानी जो अदर कास्ट्स हैं जो एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग में नहीं आती, जिनको हम अपर कास्ट कह सकते हैं, वो 15.52% है। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी सर्विसेज में और हमारे दीगर दूसरे जो जहाँ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो इसके मुताबिक है या नहीं है। तो बिहार के डाटा को अगर हम सामने रखते हैं तो अभी ये जो पिछड़ा वर्ग है और बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं वो बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड है। इनकी जो जितनी तादाद होनी चाहिए मुख्तलिफ जगहों पर सर्विसेज में और दूसरे जगहों पर, वो तादाद इससे बहुत कम है। और यही एक चीज़ है, और हम चाहते हैं कि ये सर्वे बिहार की गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन हम पूरे मुल्क में चाहते हैं कि इस तरह का सर्वे हो। और आज़ादी के 75 साल 76 साल के बाद हमारा मुल्क अब कहाँ खड़ा है। एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि जो ग्रुप्स वहाँ बसते हैं, रहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन के आसपास होना चाहिए। उनकी पॉपुलेशन के करीब करीब अगर होगा तो समझा जाएगा कि सारे ग्रुप्स रिप्रेजेंटेड हैं और किसी ग्रुप को कोई बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हासिल नहीं है। और बहुत सारे ग्रुप्स अभी भी ऐसे पाए जाते हैं, बड़ी तादाद, जो अभी भी अंडर प्रिविलेज हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो जमात इस्लामी हिंद इसको एक अच्छा कदम समझते हुए हम समझते हैं कि पूरे मुल्क की सतह पर भी इस तरह का सर्वे हो और उसके मुताबिक हमारे यहाँ की चीज़ें बननी चाहिए। दूसरा अहम इशू जिस पर मुझे कुछ कहना है, वो अभी हाल के दिनों में जो पार्लियामेंट में, हमारी नई पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो पहला सेशन शुरू हुआ, उसमें एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और वो ये कि जिससे हमारे देश की और हमारी पार्लियामेंट की जो डिग्निटी है वो काफ़ी गिरी और दुनिया भर में और मुल्क में एक गलत मैसेज गया कि हमारे जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारी जो असम्बलीज़ और पार्लियामेंट के जो मेंबरान जो चुनकर आते हैं, कानून बनाने वाले जो लोग हैं, उनकी ज़बान इस तरह से पार्लियामेंट में इस्तेमाल होती है और ख़ास तौर से एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़, एक ख़ास मज़हब के मानने वालों के ख़िलाफ़ वो जो शर्मनाक अल्फाज कहे गए और जो जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया रूलिंग पार्टी के एक एमपी की तरफ से, वो किसी एक फ़र्द या एक इंडिविजुअल पर वो कमेंट नहीं था, बल्कि वो एक पूरी कम्युनिटी पर और एक ऐसी कम्युनिटी जो ख़ास रिलीजन को मानती है उस पर वो कमेंट था। तो इसको बहुत ही सीरियसली लिया जाना चाहिए। यकीनन लोगों ने इस पर नाराज़गी का इजहार किया है, लेकिन अभी तक उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ अभी उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे ये महसूस होता हो कि मौजूदा रूलिंग पार्टी उसको कोई बहुत बड़ा क्राइम समझती है। जमात इस्लामी हिंद उसको बहुत बड़ा क्राइम समझती है और पार्लियामेंट की जो डिग्निटी है, हमारे मुल्क की जो डिग्निटी है, उसको मजरूह करने वाला वो अमल है और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी डिमांड तो ये है कि उनकी जो पार्लियामेंट की मेंबरशिप है दैट शुड बी टर्मिनेटेड। उनको पार्लियामेंट की मेंबरशिप से टर्मिनेट करना चाहिए
या कम से कम उनको सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अफसोसनाक ये है कि जो वीडियो दिखाए गए बाद में, वहाँ उनकी पार्टी के सीनियर लीडर्स जो है उनको समझाने के बजाय पीछे से मुस्कुराते और हंसते हुए नज़र आते हैं। इससे और अंदाज़ा होता है कि हाउ सीरियस दे आर। तो ये जो वाक़या हुआ है, इसको एक वाक़या नहीं समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि नफ़रत का जहर जो है वो किस हद तक आगे बढ़ चुका है कि लोग पार्लियामेंट की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखते और वहाँ इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की पार्लियामेंट के लिए, हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए और हमारे मुल्क की जो तस्वीर दुनिया में बन रही है उसके लिए भी एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और उनकी पार्टी को भी चाहिए कि वो ऐसे मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा जो 3 इश्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह हमारे दूसरे साथी उन पर अपनी राय रखेंगे। मॉब लिंचिंग और सेक्सुअल वायलेंस का मसला है, और जर्नलिस्ट पर अटैक का मसला है, और वीमेन रिजर्वेशन बिल का मसला है। तो मोहतरम मलिक मोहतसिम खान साहब जो हैं वो मॉब लिंचिंग और सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के जो वाक़यात हमारे मुल्क में हो रहे हैं उस पर अपनी बात रखें। मॉब लिंचिंग हमारे मुल्क में एक लंबे अरसे से ये सिलसिला जारी है, लेकिन इस माहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दिनों जो लिंचिंग के वाक़यात पेश आए हैं, खास तौर पर हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के इलाके सुंदर नगर, खूबसूरत नगर में ये जो दागदार हमारी तहजीब पर जो बदनुमा दाग हैं लिंचिंग के वाक़यात, उसका सुदूर हुआ है। एक मोहम्मद इसाक नामी नौजवान को वो करीब की किसी मंदिर में वो प्रसाद उसने हासिल किया। मंदिर में प्रसाद हासिल करने की ये सज़ा उसे मिली, उसके ख़ानदान को ये सज़ा मिली कि सब ने पीट पीट कर उसको हलाक कर दिया। ये बहुत ही तशवीश की बात है और हमारे मुल्क के बसने वाले तमाम शहरियों के ज़मीर को दस्तक देता है। और सिर्फ ये कोई रूरल एरिया की बात नहीं रही है, ये हमारे मुल्क की राजधानी में हो रहा है। इस पर हम सबको बहुत सख्त तशवीश है। दूसरा ऐसे ही वाक़या वो जयपुर में हुआ। जयपुर भी हमारे मुल्क का भी एक बड़ा शहर है और राजस्थान रियासत की राजधानी है। वहाँ पर भी एक मामूली इंसिडेंट में एक नौजवान मोहम्मद इकबाल, उसकी इस शनाख्त पर कि वो मुसलमान है, वो लोहे की सलाखों से पीट पीट कर उसको हलाक कर दिया गया है। तो इस मौके पर यह गौर करना है कि लिंचिंग के वाक़यात का असल सबब क्या है, ताकि हम उसको दूर कर सकें। उसका असल सबब यही है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत की लहर और नफरत का जहर वो सारे समाज में सरायत करता जा रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों की जान, मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों का दीन, मुसलमानों की शख्सियत। अभी आपने सुना कि पार्लियामेंट के मेंबर और पार्लियामेंट के अंदर उनकी शख्सियत और उनकी इज्जत वहाँ भी महफूज नहीं है।
तो ये इस बात का पता देती है कि नफरत का जो माहौल है वो बहुत सख्त हो गया है। तो नफरत के इस माहौल में ऐसी कानून साजी की जरूरत है, पार्लियामेंट के अंदर भी और रियासती असम्बलियों के अंदर भी, कि जो भी ऐसी हरकत करते हों उन्हें सख्त से सख्त सजा और जल्द से जल्द उन्हें ऐसी सजा मिलती रहे। दूसरा, ये जो नफरत के माहौल को बदलकर इज्जत और एहतराम के और मोहब्बत के माहौल को परवान चढ़ाना चाहिए। इसमें गैर मुस्लिम समाज के, यूनिवर्सिटीज के, ब्यूरोक्रेसी के, जुडिशियल, पॉलिटिशियंस, इन सब को इसमें अफर्मेटिव इक़दामी तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, वरना ये जो नफरत का माहौल है ये मुल्क को तबाह कर देगा। तीसरी तरफ ये जो अभी हालिया दिनों मुल्क में औरतों के साथ और उनके साथ जो सेक्सुअल वायलेंस की बातें हो रही हैं, इसमें हालिया दिनों उज्जैन के अंदर एक लड़की के साथ जो शर्मनाक सलूक हुआ है और उसकी इज्जत तार-तार की गई है, ये कोई पहला वाकया नहीं है। हमारे मुल्क में औरतों के खिलाफ जिनसी जराइम, सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल क्राइम, ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही शर्मनाक पहलू है जिस पर सख्त कानून साजी की जरूरत है। अब ये भी सवाल है कि ये जो औरतों के खिलाफ और उनके पर जो जिनसी हमले होते हैं उसका तदारुक, उसके तदारुक में भी, उसको रोकने के सिलसिले में भी 3 पहलुओं से भी काम करने की जरूरत है। एक है वो कानून साजी है और कानून के मुताबिक अदालतों में जल्द से जल्द उनको सजा देना है। जब तक जो कल्प्रिट्स हैं उनको जल्द से जल्द कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा न मिले, हम औरतों के ऊपर होने वाले इन जिनसी जराइम की रोकथाम नहीं कर सकते हैं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि समाज में औरतों के एहतराम की तालीम, उनके इज्जत और एहतराम की तालीम और अखलाक और किरदार की समाज में रिवायात को जिंदा करना चाहिए। ये यूनिवर्सिटीज में भी हो और यूनिवर्सिटीज के बाहर सारे समाज में हो। और जमात इस्लामी का तो समझना ये है कि जब तक इंसानों के अंदर एहसास जवाबदेही और आखिरत की फिक्र और जो आसमानी तालीमात हैं, उन आसमानी तालीमात की और हिदायत की, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक अमल नहीं किया जाएगा, हम पाकीज़ा समाज नहीं बना सकते हैं। जो जराइम है उसकी शरह यह है कि 1 घंटे के अंदर तकरीबन 49 रिपोर्टें दर्ज की जाती हैं। मतलब यह है कि जो दर्ज नहीं की जाती हैं उनका तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर इसी को माना जाए तो हर मिनट में एक वाकया हो रहा है मुल्क भर में। हमारे मुल्क की आबादी का एक आधा हिस्सा हमारी ख्वातीन और यहां पर वो गैर महफूज है। मुल्क में जहां औरतें गैर महफूज हों, हम क्या डेमोक्रेसी की बात करें, क्या 75 साल के अमृत महोत्सव को हम मनाएं। तो इस मौके पर इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से अवाम से भी, कानून साजों से भी हम ये अपनी तशवीश जाहिर करते हैं और चाहते हैं कि इस मुल्क को औरतों के लिए भी एक महफूज मुल्क हो और जो मॉब लिंचिंग के वाक़ियात हैं, नफरत की फिजा, तो नफरत की फिजा को ख़त्म करने और औरतों के जराइम को ख़त्म करने के लिए सख्त से सख्त कानून साजी, अखलाकी माहौल को परवान चढ़ाना चाहिए।
और विमेन रिजर्वेशन बिल के सिलसिले में हमारी बहन रहमतुन्निसा साहिबा इंशाल्लाह इज़हार ख्याल करें। Assalamu alaikum, good afternoon. Thank you all once again. Now, as you all know, the women's now it is known as the Nari Shakti Vandan Act 2023. And it's a very welcoming act. No one has any doubt regarding that. In order to uplift and even to create a safe environment for women, women's participation in politics, decision-making bodies is also very important. There is no doubt about that. But regarding this bill, we feel that there are some inherent discrepancies, especially 2-3 very important points we need to discuss, debate, and bring to the notice, and we have to get it immediately rectified. Number one is the delay. They need to get the census done, and after that the delimitation exercise. And why? That is a question that we all have to raise. It has been raised by many and we still need to continue to raise. It shows the bill versus the political will. Bill versus will problem. If there is the political will to implement what is being passed without any considerable opposition, why it has to be delayed? 2029 tak we have to wait, they say, and even regarding that people are doubtful. Experts say that even that wouldn't happen. So this is one problem, and another problem is the act does not offer reservation to women in the Rajya Sabha and the state legislative councils. If really women has to be included in the political engagement, they should be included in all bodies, right from grassroots to the parliament. So that also is an important problem or discrepancy which we want to point out now. And the third problem is that is a very important problem, we understand, because any kind of reservation is to include and uplift and bring into that activity even those who are socially underprivileged, marginalized, whether it is in the economic activities, political activities, education field, wherever it is. And you all know that as per the Sachar, Justice Sachar Committee report 2006, and after that we had this post-Sachar Evaluation Committee report 2014, and the report of the expert group on Diversity Index 2008, and this India Exclusion Report 2013-14, and even the 2011 census, and the latest NSSO reports. And all these reports and data suggest how pathetic the condition of the OBC people are, including the Muslims, especially the Muslims. And if that is not included within the reservation, if there is no reservation, just like how there is reservation for SC and ST, if there is no reservation for OBC groups also, it is incomplete. This reservation cannot be called as a good or inclusive reservation because of this exclusion. And so we need to bring to the notice of everyone all these problems. Ignoring OBC and Muslim women in the Women's Reservation Bill means it is unjust on them and not in tune with the policy of Sabka Saath, Sabka Vikas, and democracy itself means everyone's participation everywhere. So if the one group of society, one section of society, one considerable section of society, of which the contribution of which was there in the freedom struggle in history, and now if they are being excluded, we cannot call it a complete reservation bill. So political parties have to take action with immediate effect
I think what we believe is nobody is stopping the political parties from implementing this with immediate effect. They can do it. They need not have to wait for any such political game that is happening. And even in spite of all that, it can be implemented with immediate effect. So this is what we want to talk regarding the Women's Reservation Bill. Now it is not inclusive. There are inherent discrepancies. Unless and until even that is not being addressed, the reservation bill cannot be called as something which will enable our women from every section of society to contribute constructively and positively for the nation building. Thank you so much. डियर फ्रेंड्स, पिछले 2 दिन से दिल्ली में दिल्ली पुलिस, यहाँ के जाने माने पत्रकार, जर्नलिस्ट, यहाँ के एक्टिविस्ट्स और यहाँ के हिस्टोरियंस, इन तमाम लोग जो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स रहते हैं, उनके घर में पुलिस रेड कर रहे हैं। और उसमें न्यूज़ क्लिक जो वेबसाइट है, जिसके तहत काम करने वाला आफिसार शर्मा, भाषा सिंह और जो है जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनके घर में जाना और उनको चुप कराने के कोशिश गवर्नमेंट कर रहे हैं। उसमें उर्मिलेश, जिसका रिपोर्ट इंडिया के पेंशन स्कीम जो रिवाइज किया गया, उसको जो क्रिटिसाइज करते हुए, उसकी हकीकत को लोगों के सामने लाते हुए जो रिपोर्ट है, जो वाकई इंडियन गवर्नमेंट को एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक है। जो हिमाचल जो है, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स का कहना यह है कि इवन हिमाचल इलेक्शंस में बीजेपी को जो ठोस पहुंची, उसका एक बड़ा कारण जो है हमारे पेंशन पॉलिसीज है। तो ये न्यूज़ क्लिक को चुप करने के लिए वहाँ पर रेड, उसके अलावा प्रबीर पुरकश्यस्था और गीता हरिहरन, औनिंद्यो चक्रवर्ती, सुहेल हाशमी साहब, सैटारिस्ट संजय रजौरा, सीपीएम लीडर सीताराम येचूरी, एक्टिविस्ट टीस्टा सेटलवॉट और वेटरन जर्नलिस्ट परंजॉय गुहा तकुर्ता, इन तमाम लोगों के घरों में रेड किया जा रहा है। असल में इस वक्त में जमात इस्लामी हिंद इसको बहुत सख्त से सख्त अल्फाज में इसको निंदा करना चाहूँगा, कंडम करूँगा। और यहाँ के जो जितने भी सिटीजन्स हैं जो डिसेंसिटाइज्ड है, उनसे हम चाहेंगे कि वो सब लोग मिल करके जो है इसके खिलाफ कंडमनेशन और वॉइस उठाए, और इसको एक म्यूट स्पेक्टेटर के तौर पर हम इसको देखना नहीं चाहिए। जितने भी इंडेक्सेस है, मिसाल के तौर पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है या डेमोक्रेसी इंडेक्स है, इसमें स्टीप डिक्लाइन है इंडिया का। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं एक फ्री फॉल स्टेज में है इंडिया। इसको और भी जो है बड़े एक्सेलरेट किया है जो नया मूव्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट है, तो इसको हम कंडम करते हैं। दोस्तों, आप लोग सवाल कर सकते हैं और यहाँ पे स्टेज पर जो बैठे हैं जिम्मेदार हैं वो आपके सवालों का जवाब देंगे। 2 questions. One from Sister Ramatunisa. Other question from and in this context I want to ask you, if merely passing a law or framing a law should serve the purpose, I don't think that it will be done. The other question is from Professor Salim. Don't you think that caste-based census would encourage the caste politics in India? जी, पहला मैं जरा मीरा सलीम साहब ये सवाल जोड़ देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कास्ट सर्वे जरूरी है, तो क्या जमात इस्लामी हिंद कास्टिज्म को सपोर्ट करती है? क्या उसके नज़दीक कास्ट पर सर्वे होना आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है जमात इस्लामी के?
या सबसे पहले ये सवाल जो आसिफ साहब ने पूछा, Where do you find Muslims around the discourse about caste census? Do you think that Muslims will be benefited by it? ठीक है, आप जवाब दीजिए। हाँ, तो जो पहला सवाल जो एयू आसिफ साहब ने पूछा, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक तरफ है, लेकिन ये पूरा मामला बढ़ते जा रहा है, वही है ना आपके सवाल। सो ही इज आस्किंग वेदर जस्ट बाय पासिंग लॉज will there be or women will be respected. Your question is correct, but rules and regulations should also be there, but how they are being implemented, that is another question. There is corruption, there is consideration of religion, there is consideration of politics, and all these also should be corrected, and the social atmosphere has to be taken care of, and we all need to work together to change the minds of people. Unless and until there is no change in the minds of the people, no change will happen through any law. So the person who implements the law is also corrupted, his mindset is also like that, or her mindset is also like that, and the person, the people who have to raise questions, write even in media against all these and educate the society, even they, if their mind is also not in favor of this, nothing will happen. So we all together, citizens से लेकर media से लेकर हुकूमत, as you pointed out, 1962 से anti dowry law है यहाँ, लेकिन even today dowry देना लेना और dowry deaths वगैरह even now हो रहा है। तो ये सब चीज एक साथ होना चाहिए, सो इसका रिफ्लेक्शन वहां भी रहेगा। और नाउ द विमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, डिसीजन मेकिंग बॉडीज, दैट आल्सो विल हैव एन इम्पैक्ट इन द सोशल एटमॉस्फेयर आल्सो, in that will also add to the benefits of changing the society and social framework and society's mindset. I hope that is enough. My question is a little bit about the women, the crime against women. Yeah. The Law Commission has recently, the Law Commission has recently rejected the idea of tinkering with the age of consent for marriage, like POXO Act. They want some changes in the POXO Act. Civil Rights Group, even Chief Justice of India had a couple of months back suggested that there should be some changes in the age of consent. But only 2 or 3 days ago, Law Commission has rejected the idea. Now I want to know your view on it. अब जो हमारे मुल्क में कवानीन हैं उसमें 16 साल से ऊपर की जो लोग हैं उनके लिए कंसेंट से वो सेक्सुअल रिलेशंस रख सकते हैं, और जहाँ कंसेंट ना हो उसको वो लोग उसको रेप कहते हैं। लेकिन हमारा समझना ये है कि ये जो पूरा कल्चर है उसमें वुमेन्स के लिए रेस्पेक्ट और वुमेन्स के जो ह्यूमन राइट्स हैं और वुमेन्स जैसा सबके फंडामेंटल राइट हैं, वो वुमेन्स के फंडामेंटल राइट, वुमेन्स की डिग्निटी है। तो ये जो पूरे इश्यूज हैं इन सबको मिलाकर उसको देखना चाहिए। तो वो कॉन्सेंट से या नॉन कॉन्सेंट से जो लीगल सिस्टम हो, नेचुरल सिस्टम हो। मैं तो बड़ी उम्र में भी कॉन्सेंट की बात को गलत समझता हूँ। कॉन्सेंट के बाद कि मैं ये कह रहा हूँ कि 16 साल से नीचे ही नहीं, वो तो कोर्ट भी नहीं मान रहा है, लेकिन 16 साल से बड़े लोग भी हों तब भी जो है वो म्यूचुअल कॉन्सेंट की बात नहीं है। जो भी हो वो लीगल और नेचुरल वे में एक वुमेन का एक मेल का ताल्लुक होना चाहिए। और ये जो कुछ पूरे माहौल में जो एजुकेशन में हो, इंस्टीट्यूट्स में हो, फिल्म में हो, मैगजीन्स में हो, हर जगह हमको क्यों ऐसा होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि औरत को रिस्पेक्ट मिले और उसको एक टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ना बनाया जाए।
ठीक है ठीक है There is a huge ramification on the Muslim Marriage Act because Muslim girls are allowed to get married 16 or 15. So you are not supporting it. बहरहाल जमात इस्लामी हिंद का व्यू सामने आ चुका है कि गुनाह जो है हम उसको गुनाह समझते हैं, गलत समझते हैं, और वो कंसेंट से होता है तो भी गुनाह है, उसमें एज का भी कोई वो नहीं। और जो शादी की एज की बात है वो एक अलग मसला है, उस पर जमात का व्यू बहुत साफ है। ये जो सवाल कास्ट बेस्ड सर्वे के बारे में आए हैं, तो जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि इंसाफ का तकाजा ये है, हमारा जो पैमाना है वो जस्टिस का पैमाना है कि जितने लोग इस मुल्क में रहते हैं, जिस तादाद में और जिस आबादी के साथ रहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के मुताबिक अगर नहीं होता है या उसमें बहुत फ़र्क आता है तो ये नाइंसाफ़ी समझा जाएगा। तो हम इसको इंसाफ और नाइंसाफ़ी का मसला समझते हैं कि एक बड़ा तबका जो हर लिहाज से पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो शेयर है सर्विसेज में और डिसीजन मेकिंग में और कानून साज इदारों में, वहाँ उसका शेयर उसकी पॉपुलेशन के मुताबिक नहीं है, बल्कि बहुत कम है। और ख़ास तौर से अगर आप मुसलमानों की बात करें तो उनका रिप्रेजेंटेशन तो बराबर घटता ही चला जा रहा है। तो ये इस डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं। इसलिए हमारा कहना यह है कि हम कास्ट को कोई फ़र्क के तौर पर हम नहीं देख रहे हैं कि कोई बड़ी है छोटी है या कोई ऊंचा है नीचा है, हम तो कहते हैं सब बराबर है। लेकिन जो सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और एक लंबी मुद्दत से बैकवर्ड हैं, उनकी आबादी के मुताबिक अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो वो डेमोक्रेसी कमज़ोर डेमोक्रेसी कहलाएगी। इसलिए हम इस बात की तायद कर रहे हैं कि लोगों को उनकी रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक एग्जैक्टली तो नहीं होगी, लेकिन उसके आसपास होनी चाहिए, उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि 10% जो तबका है वो 50-60% चीज़ों पर काबिज है और बाकी में जो है वो तमाम लोग मौजूद हैं। तो ये कास्ट सर्वे से ये बात सामने आएगी और ये डिमांड उठ भी रही है, और इसको नकारा नहीं जा सकता कि कास्ट के बेसिस पर भी यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, होता रहा है। तो उसको ठीक ठाक करने के लिए बात ज़रूरी है कि उनकी पॉपुलेशन के लिहाज से उनको श्योर किया जाए। इसी तरह ख़वातीन के बिल में भी जो बात हमारी बहन ने कही है, उसमें ये बात शामिल है कि अगर ख़वातीन रिजर्वेशन बिल, वीमेन रिजर्वेशन बिल, जिसमें ओबीसी और मुस्लिम्स के लिए अगर कोटा रिजर्व नहीं है तो ये इस डिस्पैरिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। यानी जो पहले से अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, इस वीमेन बिल आने के बाद उनका रिप्रेजेंटेशन उन तबकात का और कम हो जाएगा, और जो पहले से ज़्यादा रिप्रेजेंटेड हैं जो तबके, ख़वातीन के रिप्रेजेंटेशन के साथ उन तबकात का रिप्रेजेंटेशन पहले के मुकाबले में और बढ़ जाएगा। इसीलिए जमात इस्लामी हिंद इस बात का डिमांड कर रही है कि ओबीसी को रिजर्वेशन इसमें होना चाहिए और मुस्लिम्स जो बहुत ही ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड हैं उनका रिजर्वेशन भी इसमें हो, तभी सही माने में ये रिजर्वेशन बिल जस्टिफाइड कहलाएगा। अभी ये बिल जो है वो कमज़ोर तबकात के साथ एक नाइंसाफ़ी वाला बिल है। इंजीनियर साहब, कास्ट सेंसस को लेकर आपने जो बात कही, बीजेपी उसको दूसरी तरीके से देख रही है और प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि सबसे पहले जो देश के संसाधनों पर हक है वो अल्पसंख्यकों का है, खासतौर पर मुसलमानों का। उन्होंने कहा कि अगर ये सवाल किया जाएगा तो अब मुसलमानों के अधिकारों को क्या कम करना चाहते हैं जो लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। अगर आबादी के हिसाब से ही देश के संसाधनों का बंटवारा होगा तो सबसे बड़ी आबादी तो हिंदू है, उनके हक ज्यादा होने चाहिए। हाँ, तो ये डिमांड तो हिंदू ही कर रहे हैं ना, हम तो उनकी तायद कर रहे हैं। ये जो डिमांड है कि हम अंडर रिप्रेजेंटेड है विद इन दैट, वो भी वही डिमांड कर रहे हैं। जो ओबीसी हैं, जो बैकवर्ड हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, तो जाहिर है हम तो उन्हीं को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान भी अंडर रिप्रेजेंटेड है, उसके रिप्रेजेंटेशन को बराबर करना तो दूर की बात है और कम करने की तदाबीर की जा रही है। आप इंडिया के इस डिमांड को मानते हैं कि पूरे भारत में कास्ट
नहीं, हम किसी की डिमांड नहीं, हम तो खुद डिमांड कर रहे हैं कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे इसलिए ज़रूरी है ताकि उसके मुताबिक लोगों को उनका शेयर देने की बात कही जा सके और उसको अश्योर किया जा सके। हम किसी की डिमांड पर नहीं है, तो हम खुद, हमारी डिमांड है ये कि इंसाफ होना चाहिए सबके साथ, और इंसाफ का तकाजा ये है कि सबका रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के करीब करीब होना चाहिए। सर, खवातीन को जो बात की है रहमत मैम ने, तो मैडम मेरी आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है वहाँ वो जो शरई अदालत लगी हुई है, वहाँ मुस्लिम खवातीन को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? पहली बात। दूसरी बात ये कि हजारों ने लाखों केस ऐसे हैं जिन पर मेंटेनेंस चार्ज नहीं मिल रहा औरतों को, उन पर तशद्दुद हो रहा है, बच्चों को खुद पाल रही है बच्चों को, और हस्बैंड भाग जाता है, तलाक दे देता है, खुला ले लेती है, तो मैडम उन औरतों के लिए इंसाफ कौन देगा? शरई अदालत बिल्कुल नाकाम है सर मैडम इसके अंदर, और गवर्नमेंट तो फिर कहाँ केस चलता है? जी आपकी साकेत कोर्ट में जाके देखे, साकेत कोर्ट में किस कदर बुरा हाल है। प्रेस नोट में जो इश्यूज हैं उस पर कोई सवाल है तो जरा सर ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जी, इस पर बहुत बात हो चुकी है। इस पर आपको ज्यादा बातें मालूम हो तो आप हमारी मैडम से आके अलग से बात कीजिए। इस पर काफी बातें हो चुकी है। खवातीन के कुछ काम नहीं हो रहा था शरई अदालत में। जी बीजेपी सांसद चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि जी बीजेपी सांसद चौधरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि धर्मांतरता की आड़ में जो राजनीति होती है वो देश के लिए ठीक नहीं है। वो बीजेपी में है और आप भी यही कह रहे हैं कि धर्म, जो अभी आपने जो बात की लिंचिंग की, कि धर्म के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर अब डिमांड किससे कर रहे हैं? वो भी यही कह रहे हैं और आप भी यही कह रहे हैं, तो गलत कौन कर रहा है? वो क्या सही कह रहे हैं? बीजेपी भी यही कह रही है। बीजेपी सांसद चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि धर्मांतरता की आड़ में जो राजनीति होती है वो ठीक नहीं है, और आपने भी धर्म के ही कारण लिंचिंग का बताया है। तो दोनों एक बात कैसे हो गई? धर्म की वजह से आपसे नफरत की जा रही है, आपके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। बीजेपी भी यही कह रही है, धर्म के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है। जी खैर, अगर आप उनको सही मानते हैं, उनकी तायद करते हैं, तो ये आपका मसला है। जी जी हो गया सर, हो गया। चलिए।